Hello dear students, my name is Gurjot Singh. This is class 10 lecture number 3 of chapter 1, chapter number 1, chemical reactions and equations. In the previous two lectures we understand how a chemical reaction is occur, what is chemical and what is chemical reactions, and then how we can represent these chemical reactions. For example, formation of water. We take example of formation of water. Okay, these reactions, this is called reaction and this is called equation. Hydrogen and oxygen get react and form the water, and this complete equation is called chemical equation. And we also learned about how to balance the reaction. For example, just like I put 2 as a coefficient of hydrogen and water also to balance the equation. Now in this particular reaction, 4 hydrogens are on left side, 4 hydrogens are on right side, 2 oxygens are on left side and 2 oxygens are on right side. This is called law of conservation of mass. Okay, in the lecture number 3 we will discuss about types of chemical reactions. Okay, we also know that from we learned the form जो हमने ये reaction की थी, we learned from this reaction. Okay, and now I am not balancing the equation and just want to introduce only concept. So I am not balancing the equations now. Okay, in the particular reaction you are seeing that hydrogen and oxygen are remain same after the reaction. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन होने के बाद भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. अनदर एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. फॉर एग्जांपल जैसे आज भी करेंगे उस वाले एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस वाली रिएक्शन में भी कार्बन तो वही उसी का उसी रहा, ऑक्सीजन भी वही रही, लेकिन उनकी कंपोजिशन चेंज हो गई. पहले वो किसी और फॉर्म में थे और अब वो किसी और फॉर्म में चले गए. तो इस तरह से हम रिएक्शंस को समझते हैं. रिएक्शन को समझने से पहले, टाइप्स को समझने से पहले हम पहली टाइप समझते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगा. ये वाली एक्टिविटी तो है ही है, चलो ठीक है, मैं आपको ना एक नॉर्मल सी एक्टिविटी के बारे में बताऊँगा जो आपके घर में है, जो आपके घर में चल रही है. क्या है वो एक्टिविटी? आप ऐसे कीजिएगा, आप अगर किसी किसान की फैमिली से बिलोंग करते तो आपके घर में तो ईजिली मिल जाएगी वो चीज़, और अगर आप किसान फैमिली से नहीं बिलोंग कर रहे तो आपको आपके इर्द गिर्द मिल जाएगी कहीं से. वो है यूरिया. वो बहुत एक सस्ता सा प्रोडक्ट है जो खेती में यूज़ होता है. तो ऐसे कीजिएगा, आप यूरिया लीजिए और एक पानी का ग्लास ले लीजिए, उस पानी के ग्लास में वो यूरिया डाल दें. जब वो आप उस पानी के ग्लास में
यूरिया डालेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो पानी है जो ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे पानी बर्फ़ से फ्रीजर से निकाला होता है ना, उस तरह से हो जाएगा। उसके इर्द गिर्द वो जो ओस होती है ना, वो भी जम जाएगी उस गिलास की। ये आप करके देख सकते हैं। अपनी यूरिया लेनी है, पानी में डाल देनी है, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट है, वो नमक के साथ हो सकता है, लेकिन आपको उसकी रीडिंग का इतना मालूम नहीं चलेगा। और अगर आप सच में रीडिंग्स को जानना चाहते हैं ये वाली में, जैसे नमक की होती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, तो आप एक साल्ट होता है वो भी इजीली मिल जाता है आपकी लैब में, तो डेफिनेटली होता ही होता है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये भी नहीं है, मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे वो होता है ना, एसिड होते हैं, लेकिन ये एसिड है जो आपको ध्यान से रखना है, वो ऐसे रखना है। दो बातें होती हैं जो आप घर में क्या है, तेजाब लाते हो ना, कई बार आप सिंक वगैरह में कुछ अटक जाता है, उसको साफ़ करने के लिए, या फिर वैसे कोई गंदगी जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए आप लोग ना घर में तेजाब लाते हो। पहली बात तो आप किसी अपने बड़े घर के किसी की मदद ज़रूर लीजिएगा इस वाले एक्सपेरिमेंट में। हो सके तो ना कीजिए तो ना ही कीजिए, लेकिन अगर करना चाहते हो तो किसी बड़े का मदद ज़रूर लीजिएगा। क्या है, आपको पानी थोड़ा सा लेकर उसमें धीरे धीरे एसिड डालना है। एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर समझनी चाहिए, आपके डेली रोज हर रोज कम में भी आएगी, और आगे एसिड बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब भी हम डिस्कस कर लेंगे इसको, कि कभी भी पानी में आपको एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, वहाँ पर पानी में एसिड डालना चाहिए। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे और चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे, कटनी तो कटा तो खरबूजे नहीं जाना है ना, ठीक है ना। अगर एक कहावत है, चाहे छुरी खरबूजे पर गिरे और चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे, कटरा तो खरबूजे नहीं है। लेकिन इसमें भी आप यही सोचोगे कि अगर पानी में एसिड डालेंगे और एसिड में पानी डालेंगे, बात तो वही हुई ना, घुलना तो उन्होंने दोनों नहीं है, तो फिर फर्क क्या होगा, वही बात मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। तो आप पानी लीजिए और उस पानी में एसिड को डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिए, थोड़ा धीरे धीरे। तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने गलती से एसिड में पानी को डाल दिया, तो हो सकता है वो उसमें से कुछ फुहारे भी फूट पड़े, जैसे कि एक बुलबुले होते हैं ना, इस तरह से वो बम्प कर जाए, और अगर वो बम्प करे तो आपके फेस पर भी गिर सकता है। इसीलिए कभी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में एसिड डालना चाहिए। तो बम्प क्यों करता है, पानी गर्म क्यों हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक अलग तरह की रिएक्शन चलती है। तो मैंने दो रिएक्शंस की बात की जो आपके घर में ईजिली हो सकती है। एक तो पानी में एसिड डाल के देखना है, जो आप ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो। लेकिन दूसरी वाली बहुत आसान है, वो तो उसमें कोई खतरा ही नहीं है कि आप पानी में यूरिया डाल दीजिए। तो पानी में जब यूरिया डालेंगे तो पानी आपका ठंडा हो जाएगा, लेकिन एसिड डालेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो कारण क्या है, कारण है उसका ये दो टाइप ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोथर्मिक, ये आपको आप समझ लेना है, इसको काम की बात है ये तो, एक्सोथर्मिक। सेकंड है एंडोथर्मिक। दो तरीके की रिएक्शंस है, एक तो एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब क्या होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, जैसे आपने यूरिया पानी में डाली तो
वो ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और पानी में एसिड डाला तो गर्म हो गया, तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जिसमें हीट बाहर निकले, जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व हो। इवॉल्व मीन होता है बाहर निकलना। और दूसरी केस में क्या हुआ था, यूरिया वाले में अब्जॉर्ब हो गई थी, ठंडा हो गया था। तो या तो हीट अब्जॉर्ब हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, इवॉल्व हो सकती है। अगर होती है इवॉल्व यानी कि बाहर निकलती है, तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर अब्जॉर्ब होती है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो एंडोथर्मिक, जिसमें बाहर जाए उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। चलो ये तो बात थी थोड़ी सी। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? बहुत आसान है ये भी। जैसे मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था इसका, केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर का, तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक रिएक्शन लिख दी थी, ये वाली, ये लीजिए। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, मुझे पसंदीदा रिएक्शन है, क्योंकि पानी बनता, पानी जल ही जीवन है। तो इन दिस रिएक्शन पर्टिकुलरली टू डिफरेंट एटम कंबाइन टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और एटम मिक्स विद ईच अदर एंड मेक अ न्यू मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर उन्होंने क्या दी है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर की दी है, ठीक है। चूने का, पत्थर का जो होता है, चूने का पानी बन जाता है, वो बनाया है इन्होंने। तो आप चूने का पाउडर लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें वाटर डाल दिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लेम वाटर बन जाता है, दूधिया सा पानी बन जाता है। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कॉम्बिनेशन हो चुकी है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल दी है इन्होंने, अनदर एग्जाम्पल दी है कॉम्बिनेशन की, जिसमें उन्होंने बर्निंग ऑफ कोल कह दिया। जैसे मैंने आज ही बात की थी कि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एक और बात बता दूँ, ये इसमें हीट भी निकलती है, बहुत भर भर के हीट निकलती है, आप लोग घर में यूज़ करते हो। तो इस वजह से जो अगर हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें दो एटम्स कंबाइन हुए। और एग्जांपल दिए, वाटर वाली आ गई इनकी एग्जांपल, ठीक है। इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रेस्पिरेशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत बढ़िया बात है, ये टेट के एग्जाम में आया था। अगर कोई मेरे ये लेक्चर सुनकर टेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन आया चुका है और आ भी सकता है फिर से। क्या है, एक्सोथर्मिक कैसे हुई, रेस्पिरेशन क्या होती है? पहली बात तो रेस्पिरेशन मीन्स साह लेने की प्रक्रिया, जिसमें हम साह लेते हैं, ठीक है। तो हमें आए एनर्जी, जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो जब डाइजेशन होती है तो फूड ब्रेकन होता है स्मॉलर सब्सटेंस से। जैसे कि उन्होंने बताया कि राइस और पोटैटो है, ब्रेड है, कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेकन इनटू ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ, जो हमने सांस ली थी, ऑक्सीजन के साथ मिलके अवर बॉडी में प्रोवाइड करता है एनर्जी। तो इस तरह से रेस्पिरेशन की मदद से एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का निर्माण होता है। ये वाली रही रिएक्शन की टाइप सारी, और ये 10th क्लास के पेपर में भी आया था क्वेश्चन। ये तो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये ऊपर देखी थी, ये तो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो ऊपर देखी थी, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाली। अब ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस वाली रिएक्शन में
जो ग्लूकोज है सिंपलर फॉर्म से, सॉरी, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आगे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम कह देते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, दो टर्म्स हो गई, ये आ भी जाता क्वेश्चन, व्हाट आर कंपोजिशन रिएक्शंस एंड व्हाट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन द कंपोजिशन रिएक्शंस टू और मोर एटम्स और मैटर्स combine to each other, and in decomposition atom one complex or molecule broken into simpler parts. Okay, this is called decomposition reaction. Decomposition reaction की एक और एग्जांपल दे दी उन्होंने कि फेरिस सल्फेट लें, एक्टिविटी भी देगा, दिखा दी है आपको। फेरिस सल्फेट लें, उसे हीट करें तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये गैसेस जहरीली हैं, इनसे बचिएगा जब कभी भी आप हीट करें। तो इसमें क्या होता है, फेरस सल्फेट का कलर है जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का, वो चेंज हो जाता है और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है जब वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, ये कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की। और आगे एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि लेड नाइट्रेट है, उसको अगर हीट करें तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा था कि जो ये पैर में लिखे हुए शब्द है ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है सॉलिड, इसका मतलब भी है क्या, सॉलिड, इसका मतलब गैस, इसका मतलब गैस, ये स्टेट को दर्शाते हैं। और ये वाली एक्टिविटी का क्वेश्चन तो आप पूछ ही नहीं सकते कि 10वीं की कक्षा में कितनी बार आ चुका है। ये एक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस है, किसका, वाटर का, जिसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं वाटर में से। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को पाउज कर कर यहाँ से पढ़ सकते हो। होता वही है डीकम्पोजिशन, आप इस एक्टिविटी को यहाँ पर पाउज करके पढ़ सकते हो। एक और डीकम्पोजिशन की रिएक्शन दी हुई है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख दें, जहाँ पर अब तक जो हमने रिएक्शंस की थी इसमें हमने खुद हीट किया था, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम उसे सनलाइट में रख दें तो सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और ये तो डीकम्पोजिशन है, लेकिन एक सनलाइट के रिलेटेड मैं आपको और रिएक्शन बताता हूँ जो कंपोजिशन में आ जाती है। वो ये है कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर आप एक बॉटल में भर के रख दें अंधेरे कमरे में, तो उसमें नो रिएक्शन रहेगी, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा अगर डार्क है। और अगर हमने क्या कर दिया, उसमें थोड़ी सी भी सनलाइट आ गई, कहीं से H लिख देते सनलाइट को, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, एक चुटकी भी नहीं मारने देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। ये कंपोजिशन रिएक्शन है और सनलाइट की वजह से होती है। तो इस तरह से हम ये रिएक्शंस को समझते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, कोई एक्स सब्सटेंस का सॉल्यूशन है जिसे यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, उसे कपड़े धोने के लिए यूज़ किया जाए, वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेम द एक्स एंड राइट इट्स फॉर्म, और रिएक्शन बताइए अगर उसे वाटर से रखा जाए, जोड़ा जाए। तो पहले बात तो जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो अभी हम कर आए हैं, स्लेट लेम वाटर बन जाता है, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है,
Why is the amount of gas collected in one of test tube in activity 1.7? ओके, जो हमने एक्टिविटी की थी, वो जो मैंने कही थी, आप पाउज करके पढ़ सकते हैं, उसमें जो अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड होती है वो, उसमें आप क्या है, अब मुझे उसको एक्सप्लेन, मुझे लग रहा था कि उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ उसमें क्या होता है। जो उस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि एक कैथोड लगाई गई है, एक एनोड लगाई गई है। कैथोड को जोड़ा गया है बैटरी से और एनोड को भी। जो कैथोड होती है उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, और जो एनोड होती है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो जो वाटर है वो चेंज हो जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। लेकिन इसको अगर हम बैलेंस करें तो इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा और 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन है जो वो एनोड की तरफ जाती है और जो ऑक्सीजन है वो कैथोड की तरफ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये काम होता है। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि जो हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो एक गैस तो 1 गुना बनी और दूसरी गैस 2 गुना क्यों बनी? क्योंकि केमिकल इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना, अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाली। और कभी भी कोई मॉलिक्यूल आधा होता नहीं है, और ऑक्सीजन का भी एक O में प्रेजेंट नहीं होती, वो O2 में प्रेजेंट होती है। इसीलिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट सेपरेटेड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। अब वाटर में 2 पार्ट है हाइड्रोजन के और 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। सिंस हाइड्रोजन गोज इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर टेस्ट ट्यूब, द अनदर गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब डबल अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड अनदर। तो जब एक वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो उसमें से 2 हाइड्रोजन के एटम निकलेंगे और 1 ऑक्सीजन का एटम निकलेगा। तो उसकी मदद से ये पता किया जा सकता है कि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन सिंगल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। यही आप क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से पॉज करके, ठीक है, आप लिख सकते हो। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ सिंगल करके, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। थैंक यू।